Hello students, I am Kamlesh and in this video we will continue discussing history of English in India। तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया और कुछ एक पॉइंट्स हम इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैकाले के माइन्यूट तक हमने डिस्कस कर लिया था कि ये क्या चाहता था कि हम ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल तैयार करें इंडियंस का जो देखने में इंडियन हो बट उनका नॉलेज, उनकी सोच, उनका कल्चर और उनका रिलीजन कैसा हो वो वेस्टर्न हो। सो इसके बाद आया वुड डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 में वुड का डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच ऑफ 1854 हैज़ बिन समटाइम्स कंसीडर्ड, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो ये अपनी तरह का एक पहली पॉलिसी थी किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की और ईस्ट इंडिया कंपनी की, किसके ऊपर, इंडियन एजुकेशन के बारे में उनकी कोई पहली पॉलिसी थी। तो ये एक माइलस्टोन साबित हुआ हमारी एजुकेशन इन इंडिया के लिए। तो इसमें वुड डिस्पैच में, चार्ल्स वुड है इनका पूरा नाम, चार्ल्स वुड ने क्या किया था, इसने मैकाले के माइन्यूट को क्रिटिसाइज़ किया था। इसने ये कहा कि जो मैकाले का माइन्यूट है ना, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए, इसमें मतलब आम मासेस के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटी थे। इसका मैकाले के माइन्यूट का और वुड के डिस्पैच का जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट था। देखिए, इट सजेस्टेड दैट कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट मेयरली यूज्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सप्रेस इंडिजिनस एजुकेशन। इसने क्या कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो इंग्लिश एजुकेशन को यूज़ कर रही है इंडिजिनस, इंडिया के एजुकेशन को सप्रेस करने के लिए, इंडियन लिटरेचर को या इंडियन लैंग्वेजेस के नॉलेज को सप्रेस करने के लिए, और उसको डिस्करेज कर रही है ये इंडियन लैंग्वेजेस को। तो इसने ये दिखाया कि कैसे हम इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस को कंबाइन करके एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, ताकि इंडियन मासेस, जो कॉमन मासेस हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनका भी इसमें फ़ायदा हो सके, उनको भी इसमें बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसने पहले क्या एक्सप्लेन किया कि हमें इंग्लिश की ज़रूरत है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एट द सेम टाइम एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन ऑफ यूरोपियन वर्क इन इंडियन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस फॉर द मासेस। इस डिस्पैच में क्या कहा गया कि हमें इंग्लिश मीडियम की तो ज़रूरत है ही है, इसके अलावा जो वेस्टर्न नॉलेज है, जो यूरोपियन नॉलेज है जितना भी, उसको इंडियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करा जाना चाहिए, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है उनको भी वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न नॉलेज के बारे में उनको भी ज्ञान हो सके। ठीक है, बट इट्स रिकमेंडेशन, इनकी जो रिकमेंडेशन थी ना, वो अगले 7 डेकेड्स तक, मतलब 70 ईयर्स तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इसमें ये कहा गया कि देखो, जो मैकाले का माइन्यूट है ना, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए था, और वुड का डिस्पैच किसके लिए था, ये मासेस के लिए था। मतलब इसमें हर एक कॉमन पीपल को, कॉमन मासेस के बेनिफिट को ध्यान में रखा गया था। ये उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सारा प्लान किया था। और जबकि मैकाले माइन्यूट क्या था, ये सिर्फ अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए था। ठीक है, अब एक और इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि इस 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, इस्टेब्लिश हुई, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। कब? 1857 में। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या था कि इंग्लिश मीडियम था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश था, और सब इंग्लिश जो है एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता था स्टार्टिंग से ही। ठीक है, मतलब मीडियम भी इंग्लिश था। जैसे सपोज़ आपको हिंदी, मैथ्स और फिज़िकल साइंस 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो इनका मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा, और उसके अलावा इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता था इनमें। ठीक है, अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो 2 फेमस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, उनमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, बल्कि इंडिया में ये पहले ही पढ़ाया जाने लगा था। ठीक है, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, वहाँ पे वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना बाद में स्टार्ट हुआ, और इंडिया में एज अ सब्जेक्ट इसका इंट्रोडक्शन पहले ही हो गया था। देखिए, ऑक्सफोर्ड में 1894 में, और कैम्ब्रिज में 1911 में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और हमारे इंडिया में कब हो गया था ये, 1857 में। उसके बाद आया इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882। इसमें इसके चेयरमैन कौन थे, विलियम हंटर थे, इसलिए इसको हंटर कमीशन भी बोला जाता था। तो अब इंस्ट्रक्शन के मतलब क्या मीडियम बनाया जाए, इंग्लिश मीडियम हो या वर्नैकुलर हो, तो उसके बारे में इसने अपना ओपिनियन दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि लोअर लेवल पे, स्टार्टिंग पे, या जैसे प्राइमरी लेवल पे आप कह लो कि जो वर्नैकुलर है ना, इसको ऑप्शन में रख लो
कि जो बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, और जो अपनी लैंग्वेज में चाहे कॉमन लैंग्वेज वर्नैकुलर या इंडियन लैंग्वेज चाहे तो उसमें पढ़ सके, ठीक है। अब लेकिन बाद में हायर लेवल पे जाने पे क्या है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में दी जा रही है, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो किस में कंडक्ट किए जा रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए इनका जो सजेशन था ना, इसको ज़्यादा सटीक नहीं माना, मतलब आधा अधूरा सा इन्होंने ओपिनियन देके छोड़ दिया कि स्टार्टिंग पे तुम वर्नैकुलर को प्रेफरेंस मत दो, मतलब ऑप्शनल रख दो उसको कि बच्चा चाहे तो वर्नैकुलर में पढ़े चाहे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन हायर लेवल पे जाके तो इंग्लिश मीडियम की ज़रूरत है ना। तो मतलब ये कुछ ठीक ठाक सा नहीं था इनका जो भी ओपिनियन था, इन्होंने मतलब कुछ स्पेसिफिक सजेशन नहीं दिया, रादर लेफ्ट ऑन मार्केट फोर्सेस टू डिसाइड, मतलब मार्केट फोर्सेस जिनके हाथ में अथॉरिटी थी, जो डिसीजन मेकर्स थे, उनके हाथ में इन्होंने छोड़ दिया कि जो डिसीजन तुम्हें लेना है लो। फिर आया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, 1902 का इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया। देखो जब 1857 में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी तो उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। तो जो उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन था, वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने अपॉइंट किया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, कब 1902 में, और बाद में इसको इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट्स 1904 बोला गया, इसी को बोला गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो 1857 में जितनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी ना, उनमें बिगिनिंग से क्या था, इंग्लिश मीडियम था, ठीक है। अब कमीशन ने, इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा स्टार्टिंग में दूसरे किसी मीडियम में पढ़ के आया है, या जिसने इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ के इंग्लिश को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसको भी प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश मीडियम के साथ कॉप अप करने में, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा कि स्कूल लेवल पे भी इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अब इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट के साथ साथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी स्कूल लेवल पे ही इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग के लेवल से ही बच्चे की जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हो जाए, और हायर लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पे जाके फिर उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब क्या था, कमीशन ने इनडायरेक्टली कहा था कि प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट बढ़ाया जाए, और हाई लेवल पे जाके इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दें, और मतलब कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ही, ठीक है। तो इसने कुछ एक बेटर सुझाव दिया था किसके बजाय, इंडियन एजुकेशन कमीशन के बजाय। फिर जो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 1930 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक रेजोल्यूशन लिया। उसमें क्या था कि मीडियम को लेके उसमें कुछ खास इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। अब जो क्वेश्चन था ऑन इंट्रोड्यूसिंग इंडियन वर्नैकुलर्स एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज रेज्ड इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या बोलो कि उस टाइम की पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठाया गया कि क्या हम इंडियन लैंग्वेजेस को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दें, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जो इस प्रॉब्लम को डिटेल में स्टडी करे, ठीक है। लेकिन अब एक देखो कमेटी बनेगी, फिर वो रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए, बट फंड नहीं थे, तो ये कमेटी इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो बाद में उन्होंने क्या अपने ओपिनियंस दिए कि वर्नैकुलर्स में क्या है, हमारे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, मतलब जैसे साइंस है या मैथ्स है तो इंग्लिश मीडियम में तो इनकी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें, चाहे हिंदी है, पंजाबी है या तमिल, तेलुगु, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन वर्नैकुलर्स थे या हैं, उनमें उस टाइम क्या था, टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं थे। और जैसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कुछ नेम होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, उनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, तो ये कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। और हमारे पास क्या है, क्वालिफाइड टीचर नहीं है वर्नैकुलर्स में जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट को टीच कर सकें, ठीक है। मतलब ऐसे टीचर जिनको हिंदी का नॉलेज है, हिंदी जिनको आती है, लेकिन उनको साइंस का या मैनेजमेंट का या इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास सफिशेंट स्टाफ भी नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ भी नहीं है जो मतलब हिंदी मीडियम में या इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे मीडियम में टेक्निकल सब्जेक्ट्स को टीच कर सकें, ठीक है। हमारे पास फिर उन्होंने कहा कि वर्नैकुलर्स में वर्नैकुलर को मीडियम बनाने की कोई डिमांड ही नहीं है, लोग चाहते ही नहीं हैं कि वर्नैकुलर को मीडियम बनाया जाए। अब एक आखिरी चांस है इंडियंस के पास नॉलेज के एक्सपोजर का, अगर इंग्लिश में वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो नॉलेज ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब 1950 तक क्या था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इंग्लिश ही क्या बनी रही,
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनी रही हायर लेवल पे। फिर दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुई 1917 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जनवरी 1917 में। उसमें इन्होंने डिस्कस किया कि हम वर्नैकुलर्स को मीडियम बनाएं हायर लेवल पे या नहीं बनाएं, ठीक है। लेकिन कुछ एक जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो उस मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट should be introduced early and gradually it should be made medium of instruction at high school level। मतलब क्या करें कि स्टार्टिंग में इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस करो, एज अ सब्जेक्ट उसको पढ़ाओ, मीडियम मत बनाओ, और बाद में फिर हायर लेवल पे मतलब प्राइमरी लेवल से निकल के उसके बाद उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दो, ताकि बाद में और हायर लेवल पे जाके मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे जाके बच्चों को इंग्लिश के साथ कॉप अप करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। However, the luxury was given to students that in exams they अब एक और बच्चों को फ़ायदा दिया जाए कि एग्ज़ाम्स में उनके पास ऑप्शन हो कि वो चाहें तो इंग्लिश मीडियम में लिख सकें और चाहें तो दूसरे किसी इंडियन लैंग्वेज में अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो ऑल इन ऑल क्या हुआ, इंग्लिश अभी भी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है बनी हुई थी। फिर हमारा नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब नेशनल मूवमेंट के टाइम पे क्या था कि वर्नैकुलर्स की या इंडियन लैंग्वेजेस की डिमांड बहुत बढ़ रही थी। हालांकि जो स्वदेशी एजुकेशन था ना, उसके फेवर के लिए भी वर्नैकुलर्स उसको जो फेवर कर रहे थे, वो लोग भी वर्नैकुलर इंडियन लैंग्वेजेस को ही फेवर कर रहे थे, ठीक है। इंग्लिश को इन्होंने क्या किया कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दो, बट तुम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मत बनाओ, समझ आया। दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ टू इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें क्या होगा कि इंडियन लैंग्वेजेस को ग्रो करने में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, मतलब क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इंडियन लैंग्वेजेस ही है, इंग्लिश क्या है एज अ सब्जेक्ट उनको टीच किया जा रहा है, ठीक है। अब हालांकि नेशनल एजुकेशन मूवमेंट में क्या था, जो ट्रांजैक्शन का मीडियम थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक इंग्लिश क्या है, इम्पोज्ड नेशनल नेसेसिटी हो गई थी, हम पे थोपी गई एक ज़रूरत हो गई थी। किसने थोपा, ब्रिटिशर्स ने हम पे थोपा, ठीक है। फिर आया जी इंडिपेंडेंस फेज, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो उसके बाद क्या था, जो ये लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन या किस लैंग्वेज को मीडियम बनाया जाए, ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था कि जो रीजनल लैंग्वेज थे या मदर टंग थे, उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, ठीक है। और इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट रखा गया साथ में, ठीक है, 5th या 6th स्टैंडर्ड में। मतलब इंग्लिश अब पुराने टाइम में देखो तो इंग्लिश जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में 6th क्लास से टीच की जाती थी, ठीक है। तो उससे पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता था, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होते थे। लेकिन फिर भी क्या था, कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम में अपनी एजुकेशन दे रहे थे, और वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए था क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव भी थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एट द लेवल्स ऑफ इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इंग्लिश वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखो, जो कॉमन मासेस के लिए स्कूल थे उसमें मीडियम क्या था, इंडियन लैंग्वेजेस था, और 5th या 6th स्टैंडर्ड में जाके इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन कुछ एक स्कूल्स ऐसे थे जो कि इंग्लिश मीडियम में ही अपना एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे थे, और आगे बड़े लेवल पे जाके इंटरमीडिएट या डिग्री या यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्लिश ही क्या थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द कॉलोनियल कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट। कॉलोनियल कंट्रीज कौन सी थी, जैसे हम जिस टाइम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, तो एट दैट टाइम वी वर अ कॉलोनी फॉर द ब्रिटिशर्स, हम उनके कॉलोनी थे, ठीक है। अब वो चले गए, हमारे ऊपर हमारा ही रूल था, तो हम उनकी कॉलोनी नहीं रहे। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो मेजर प्रॉब्लम ये थी कि किस लैंग्वेज को हम लिंग्वा फ्रैंका बनाएं। लिंग्वा फ्रैंका होता है कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, जो लोग कॉमन मासेस जो होते हैं, जो आपस में जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसको लिंग्वा फ्रैंका बोला जाता है, ठीक है। सो हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि किस लैंग्वेज को हम लिंग्वा फ्रैंका बनाएं, क्योंकि ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत वेरिएशंस थी लैंग्वेजेस में। जैसे इंडिया साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इनकी लैंग्वेज भी आपस में नहीं मिलती थी। जैसे हिंदी भी अगर हम माने हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बट इवन देन सभी लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, ठीक है। साउथ की लैंग्वेजेस अलग हैं, तमिल है, तेलुगु है, या इधर बंगाली है, या एसमीज़ हैं, या हरियाणवी है, पंजाबी है। तो ऑलरेडी हमारे कंट्री में बहुत सी वैरायटी है लैंग्वेजेस की, तो हमारे लिए ये बहुत और भी ज़्यादा मुश्किल था। तो देखो, जब 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, संविधान को जब हमने लागू किया, तो उस टाइम क्या था
कि 15 लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें जो 14 थी वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस थी और एक उनमें संस्कृत थी। तो ये 15 सालों तक ये सीन चला था। इंग्लिश क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज उस टाइम पे भी इंग्लिश ही रही थी, अलॉन्ग विद हिंदी। हिंदी के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। मतलब जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी रहेगा, और जो नॉन हिंदी हैं, सपोज तमिल तेलुगु है या पंजाब है, वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश थी। ठीक है, पहले 15 सालों के लिए, मतलब आप ऐसे मानो कि अप टू 1965, मतलब मिड 60s तक ये सीन रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? हिंदी एजिटेशन इन तमिलनाडु, क्योंकि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं थे उन्होंने हिंदी का विरोध करना शुरू किया। फिर क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद रीजनल लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर लिया गया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट सेकेंडरी लेवल, बट इन फर्दर एजुकेशन इंग्लिश कंटिन्यू टू बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब वही सीन रहा कि जो आपका लेवल था सेकेंडरी लेवल, वहाँ तक आपकी इंडियन लैंग्वेजेस है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट उसके बाद क्या है? इंग्लिश मीडियम है। फिर आया एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1949। इसमें क्या हुआ था? इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी that Indian languages should be medium of instruction at higher education level as well। इन्होंने कहा था कि हायर एजुकेशन लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी हमें इंडियन लैंग्वेजेस को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए, मतलब बड़े लेवल पे भी इंग्लिश मीडियम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर आया इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। DS कोठारी इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसको कोठारी कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, जो आया था 1964 में। अब इसने क्या सजेशन दिए थे? जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने 1949 में दिए थे ना, ऐसे मिलते जुलते ही कुछ इनके सुझाव थे। इन्होंने कहा था कि आप जो सेकेंडरी लेवल है वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखो? इंडियन लैंग्वेजेस रखो, और बाद में क्या है? इंग्लिश मीडियम भी हो और इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब दोनों ऑप्शन रखो आप हायर लेवल पे भी। ठीक है, लेकिन इस पॉलिसी को किसी ने लागू नहीं किया था। देयर वर कोर्सेज अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में कोर्सेज अवेलेबल थे, रीजनल में भी और इंग्लिश में भी। कहाँ तक? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज तक, आर्ट्स और साइंसेज में। लेकिन हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स की कमी थी जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन को टीच कर सकें उस लेवल पे जाके। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ था? देखो, इंडियन सोसाइटी थी ना, वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हो गई थी। वेल्दी एंड मिडिल क्लास पीपल वर एबल टू अफोर्ड इंग्लिश एजुकेशन। जो बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो इंग्लिश एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे, तो उनके बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, बाद में वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन जो कॉमन पीपल थे, कॉमन मासेस थे, उनके लिए इंग्लिश एजुकेशन को अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था। दैट मीन्स वो फिर आगे जब उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मीडियम उनका एकदम चेंज हो रहा है, तो वो उस लैंग्वेज को पे उनकी कमांड नहीं है, इस वजह से वो अपनी हायर एजुकेशन भी नहीं ले पा रहे। तो क्या हुआ था कि जो हाई पेड जॉब्स हैं, ज़्यादा पैसे जिस जॉब से मिलते हैं, ज़्यादा सैलरी जहाँ से मिलती है, ऐसी जॉब किसके पास जा रही थी? ऑब्वियसली जिनको इंग्लिश का नॉलेज था। और इंग्लिश का नॉलेज किसको हो रहा था? जो बड़े लोग थे, बड़े घरानों के लोग थे, इलाइट क्लासेस थे, उनके लिए जा रहा था। तो मतलब एक जो गैप है वो बनता जा रहा था इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, फिर बाद में देखो, आज का अगर हम टाइम की बात करें, ग्लोबलाइज्ड एरा में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम में भी हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। कैसे? मतलब आज का हमारा इंडियन सिस्टम वैसा ही है जैसा मैकॉलो ने हमें बनाना चाहा था। मतलब जो अफोर्ड कर सकता है, जिनके पास पैसे हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूल्स में जा रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स का हमारा लेवल, क्वालिटी, स्टैंडर्ड हमें पता है कि वो किस, मतलब मीडियम इंग्लिश होना तो दूर की बात है, लेकिन जो उन्हें पढ़ाना है वो भी उस क्वालिटी से नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, आज हम मिड डे मील दे के या बच्चों को पैसे दे के, बच्चों को कपड़े दे के, एक तरह से यूँ कहें कि हम भिखारी बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। उनको नॉलेज देने की बजाय उनको भीख दे रहे हैं हम, कि आओ हर महीने आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, आपको अनाज मिल जाएगा, आपको मिड डे मील यहाँ पे मिल रहा है, पढ़ने के लिए मत आओ, तुम्हारे घर का खर्चा चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम हमने बना के छोड़ दिया है। मतलब जो ब्रिटिशर्स ने किया, हम उससे भी बदतर सलूक कर रहे हैं आज हमारे इंडियन मासेस के साथ। ठीक है,
अब इंग्लिश को एक ऐसी पहचान मिल गई है कि वो ग्लोबल लैंग्वेज हो रही है और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नॉलेज है, मतलब वो किस में अवेलेबल है, वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। बड़े बड़े IITs हैं या IIMs हैं, चाहे वो इंडिया में हो या कहीं भी और हो, कहाँ किस लैंग्वेज में अपनी नॉलेज दे रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में ही दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो कहाँ इस बात में पॉइंट बनता है कि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम में पढ़ के आया है, अब जब वो हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो सडनली उसको इंग्लिश मीडियम के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका वो उसमें कॉप अप नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस लैंग्वेज पे उसकी कमांड नहीं है। तो क्या हमें प्राइमरी लेवल से ही उनकी इंग्लिश है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिनको हमने ठीक करना होगा। तो ये है जी हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे ये इवेंट्स हुए थे इनको आप अंडरस्टैंड करके लर्न करेंगे। ये मत पूछिएगा कि मैम इसको अंडरस्टैंड करें या लर्न करें। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न इट। तो सबसे पहले किस तरह से इंसेप्शन हुआ था इंग्लिश एजुकेशन का, फिर चार्टर एक्ट आया था 1813 का, फिर उसके बाद इंग्लिश की डिमांड करी इंडियंस ने भी, फिर विलियम बेंटिक का क्या रोल था, मैकॉले का क्या रोल था, इसने माइन्यूट दिया था, फिर वुड का डिस्पैच आया था 1854 में, फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1913, दिल्ली कॉन्फ्रेंस 1917, national movement independence phase. So this is all about how English language was introduced in India and how it developed in India and what is the current scenario, what is the current status of English in India. So I hope you could get the whole concept of history of English in India. So keep learning, keep growing and keep loving literature. Thank you so much for watching the